Bismillahirrahmanirrahim. Now this lecture is for IUPAC nomenclature of organic compounds. Not a very detailed system of naming here, but it is for especially preparation of entry test. So जितनी तफसील से हम नॉर्मल क्लासेस में पढ़ते हैं उससे कम, और जितनी शॉर्टली हम इसे एंट्रेंस टेस्ट में पढ़ते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा तफसील के साथ, यानी एक मीडियम तफसील के साथ हम ये चाहेंगे कि जो बच्चे एक दफ़ा नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं और अब वो एंट्रेंस टेस्ट के लिए उसे एक रिव्यू देना चाहते हैं, दैट रियली हेल्प देम. तो IUPAC नेमिंग फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब ये बात हमें पता है कि हम 3 सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं नॉमेनक्लेचर के केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें ट्राइवल नेमिंग और कॉमन नेमिंग भी शामिल है. उनका तस्करा हम यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि उसमें ज़्यादातर ख़ासतौर पर ट्राइवल सिस्टम में तो आपको याद करने हैं नाम, और कॉमन सिस्टम में बहुत ही सिलेक्टेड किस्म के नामों को एक्सप्लेन किया जाता है. तो हम यहाँ सिर्फ इस IUPAC को ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहेंगे. सो दिस IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, and this is for the systematic naming of all organic compounds. Means the purpose of this nomenclature system of naming is that कि अगर हमारे सामने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाकर लिखा जाए तो हम उस स्ट्रक्चर को देखते हुए उसका एक सिस्टमैटिक नाम रखें, ऐसा नाम जिसे कोई पढ़े तो उस नाम की मदद से एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर बना सके. सो इट मीन्स हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक अलहदा सिस्टमैटिक नाम देना है ताकि उसकी पहचान हो सके. अब इसमें ये याद रहे तो ये तो हो सकता है कि एक ही कंपाउंड के एक से ज़्यादा नाम बन जाएं, यानी कंपाउंड एक हो उसके 2-3 नाम बन जाएं, ये हो सकता है, लेकिन एक ही नाम से 2 कंपाउंड हो जाएं ऐसा नहीं होगा. तो IUPAC नॉमेनक्लेचर की ख़ास बात यह है कि एक नाम से एक ही कंपाउंड होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि नाम देखकर आप कहें क्या पता ये वाला कंपाउंड हो, क्या पता ये नो, ये अगर हो गया तो इट मीन्स सिस्टम इज़ फ्लॉप. तो अब आइए रूल्स की तरफ. तो एक टिपिकल IUPAC नेम एक्चुअल में 2 पोर्शंस पे डिवाइड होता है. इसका पहला हिस्सा प्रीफिक्स कहलाता है और इसका आखिरी हिस्सा सफिक्स कहलाता है. ठीक है. अब जैसा कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन लाजमी होता है, तो जब आपने कह दिया कि वी आर गिविंग द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो अंडरस्टूड कि उस कंपाउंड में और कोई हो ना हो कार्बन ज़रूर होगा. तो नॉमेनक्लेचर वालों ने अपने नामों को इस लिहाज से अरेंज किया है कि आपके नाम का पहला हिस्सा ये इन्फॉर्म करे कि हमारे पर्टिकुलर कंपाउंड में कार्बन कितने हैं. अब ये तो तय है कि कार्बन हैं, मगर कितने हैं. इस कंपाउंड में 1 कार्बन है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं. तो प्रीफिक्स ऐसी लफ्ज़ से बनेगा जिससे पढ़ने वाले को ये पता चल जाएगा हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर. मसलन तो प्रीफिक्स का काम है टू टेल अस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इसके लिए बड़े आसान से सबको याद होंगे. जिस कंपाउंड में 1 कार्बन हो उसके नाम के शुरू में मीथ आता है, यानी उसका प्रीफिक्स मीथ है. तो अब जो नाम ऑर्गेनिक में मिथ से शुरू हो रहा है इसका मतलब है उसमें 1 कार्बन है. इसी तरह अगर 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डैक. ये इससे आगे भी होता है. 11 को अनडैक कहते हैं, 12 को डोडैक कहते हैं, 13 को ट्राइडैक कहते हैं, एंड सो ऑन. जैसी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन एटम्स की तादाद हज़ारों में भी हो सकती है, तो ये पूरी गिनती है.
बट जो सिलेबस की हमारी आउटलाइन है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर्स भी हमारे सिलेबस में हैं उसमें हमें 10 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर हमें 10 कार्बन तक के सफिक्स प्रीफिक्स याद हैं तो दैट्स इनफ। तो ये हो गए जब आप किसी इंडिविजुअल कंपाउंड की बात करें तो आपको ये बताना होता है हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर। अगर मैं कंपाउंड्स के ग्रुप की बात करूं जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद कुछ भी हो सकती है फ्रॉम 1 टू एनी नंबर, तो फॉर ग्रुप ऑफ कंपाउंड वेयर वी मे हैव n नंबर ऑफ कार्बन्स, हम उसके नाम के शुरू में प्रीफिक्स लगाते हैं ALK। इसका मतलब है जिस भी ऑर्गेनिक नाम के शुरू में ALK लगा हुआ होगा आप समझ जाएंगे कि ये किसी एक कंपाउंड का नाम नहीं है बल्कि ये कंपाउंड के ग्रुप का नाम है जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो ये प्रीफिक्स हो गए, एक हिस्सा ख़त्म हो गया। सफिक्स का काम क्या है? सफिक्स दरअसल अब यूज़ होगा फॉर ऑल अदर इंफॉर्मेशंस। जब ये जान लिया आपने कि मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसमें 6 कार्बन है, उसका नाम शुरू हुआ हेक्स से, तो अब हमारा इशू क्या होगा कि और क्या चाहिए आपको? भाई कंपाउंड है तो इसमें कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट भी तो लगा होगा। हमने आपसे कहा था ऑर्गेनिक में ज़्यादातर बड़े सिलेक्टेड एलिमेंट्स हैं जो मौजूद होते हैं वो, तो अब कार्बन के साथ बड़े सिलेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन। तो कौन सा एलिमेंट कार्बन के साथ मौजूद है आपके पर्टिकुलर कंपाउंड में? सफिक्स की पहली जिम्मेदारी आपको बताना है कि नेचर ऑफ अदर एलिमेंट, कौन सा दूसरा एलिमेंट या एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर ये बात आएगी कि कार्बन की वैलेंसी चूँकि 4 है, वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन ने आपस में कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है और कार्बन ने दूसरे एलिमेंट्स के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है। सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ये 2 बुनियादी इंफॉर्मेशन है जो सफिक्स के पास है। तो अब जिस तरह मैंने प्रीफिक्स की एक लिस्ट बनाई ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, तो मैंने 1 से लेकर 10 तक के प्रीफिक्स बना दिए। इसी तरह यहाँ अब हमें सोचना है कि कार्बन के साथ कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं और वो किस किस तरह के बॉन्ड बना सकते हैं। इसकी बुनियाद पर जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हम हर एक के लिए कोई ना कोई सफिक्स बना देंगे। सो ये पॉसिबिलिटीज़ अच्छी खासी बनती हैं। फिर वही बात है, उसमें से वो पॉसिबिलिटीज़ हम याद करेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं। तो हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली, ऑक्सीजन होगा, हैलोजन्स होंगे और नाइट्रोजन होगा। जैसा कि मैंने फंक्शनल ग्रुप में आपको बताया था, नाइट्रोजन के भी अच्छे खासे फंक्शनल ग्रुप कम से कम नाम की हद तक तो आपको ज़रूर आने चाहिए। सल्फ़र, फॉस्फोरस, इनके नाम या इनसे रेलेवेंट कंपाउंड्स के नाम हमारे कंसिडरेशन में नहीं हैं। तो इस ब्रैकेट में रहते हुए कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और नाइट्रोजन हो सकता है और फिर वो किस किस तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं हमने तमाम पॉसिबल सफिक्स देखने हैं। तो बजाय इसके कि मैं उसकी लिस्ट बना दूं, हम उसे 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन के बाद प्रीफिक्स का काम पूरा हो गया, लेकिन अभी सफिक्स एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ से अपनी कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो है कंपाउंड्स की वो कैटेगरी जिसको आप कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिनके नाम से जाहिर है कि इसमें कार्बन के साथ जो दूसरा एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि राइट नाउ हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन कंपाउंड्स की जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। तो अभी जो आपसे कहा था नेचर ऑफ दी अदर एलिमेंट्स, तो उस नेचर ऑफ दी अदर एलिमेंट में आ गया हाइड्रोजन। तो यू हैव टू डिसाइड कि जब हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हो तो उसके लिए आप क्या सफिक्स बनाएंगे, नंबर 1। तो दूसरी चीज़ बॉन्डिंग। तो भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिवाय सिंगल बॉन्ड के और कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये मामला बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया है, वो सिवाय सिंगल बॉन्ड की कुछ और हो ही नहीं सकता। तो अंडरस्टूड है। मुझे सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि हाइड्रोजन इज़ देयर, दैट्स इट। बॉन्डिंग खुद समझ में आ गई। लेकिन एक इशू ये है कि जब कार्बन एटम्स आपस में मिलकर कार्बन की चेन बनाते हैं तो वो आपस में 3 तरह के बॉन्ड बना सकते हैं। द कार्बन कैन फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड विद द अदर कार्बन,
the carbon can form the double bond with the other carbon and the carbon can form triple bond with the other carbon. So on the basis of this fact कि how many bonds are formed between two carbons, we can classify hydrocarbons into three types. तो हाइड्रोकार्बन्स तीन टाइप के होते हैं. एक वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड बनाता है, और एक वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. तो मुझे अब तीन सफिक्स बनाने हैं, एक सिंगल बॉन्ड के लिए, एक डबल बॉन्ड के लिए, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और एक सफिक्स बनाना है इस बात के लिए कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन है. ये काम मैंने बड़ा आसान कर दिया. मैंने ये देखा कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम का पार्टनर हाइड्रोजन होता है. इसका मतलब है हाइड्रोजन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ना होने की कम होती है. तो अभी डिसाइड कि हाइड्रोजन के लिए कोई सफिक्स ना बनाया जाए. निशानी ये बनी है कि आप सिर्फ ये बताएं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन हैं और वो आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं. उनकी जितनी वैलेंसीज बची हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये समझा जाएगा कि वहाँ हाइड्रोजन है. अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट है तो हम उसको मेंशन करेंगे, और अगर हम मेंशन ना करें तो इसका मतलब है हर वैलेंसी पर हाइड्रोजन की हाइड्रोजन है, हर वैलेंसी पर कार्बन की हाइड्रोजन है. इससे हमें ये फ़ायदा हुआ क्योंकि हाइड्रोजन हर कंपाउंड में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन सब के बारे में बताने से बच जाएंगे. तो हमारा सपोजिशन IUPAC नॉमेनक्लेचर की क्या बनी कि विद ऑल एम्प्टी वैलेंसीज ऑफ कार्बन इन एवरी कंपाउंड देयर इज़ हाइड्रोजन. हमने ये अज्यूम कर लिया है कि कार्बन एटम्स की जितनी भी वैलेंसियाँ होंगी किसी भी कंपाउंड में उन सब के साथ हाइड्रोजन है. अगर नहीं है तो हम अपने नाम में मेंशन कर देंगे. मिसाल के तौर पर अगर मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में 6 कार्बन हैं और वो आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो अब जितनी वैलेंसीज बची हैं हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सब के साथ हाइड्रोजन है. और अगर नहीं है तो हम बता देंगे नहीं, सेकंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, ये है, फोर्थ के साथ हाइड्रोजन नहीं है, ये है, लाइक दैट. तो इस हिसाब से अब ये सब हमें अंदाज़ा है कि सिंगल बॉन्ड वाले के लिए हमने क्या सफिक्स बनाया, ANE, डबल बॉन्ड वाले के साथ ENE, और ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ YNE. तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कंपाउंड्स के ग्रुप की बात करें तो उनका प्रीफिक्स बनता है ALK. इस लिहाज से हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो ग्रुप जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, सो इट्स अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड है. सो ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स with single bond between carbon, उनको क्या कहेंगे उस ग्रुप, ये चूँकि ये ग्रुप है तो इनके नाम का प्रीफिक्स होगा ALK. और इस बात के लिए कि जिनके दरमियान भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उनके लिए हमने सफिक्स बनाया है ANE. ये नाम बन गया अल्केन. सो अल्केन अब फेमिलियर नेम है, हम सब पढ़ के आए हुए हैं. अल्केन उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए नाम है जिनमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होगा, और जिसमें तमाम कार्बन एटम्स आपस में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे. तो फिर ये क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल में मुझे डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा अल्कीन. और अल्कीन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो नंबर 1 हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये तो ज़रूरी बात है, और नंबर 2 जिसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन इज प्रेजेंट. तो ये जहन में रहे, यहाँ हम कह रहे हैं अल्केन में सारे कार्बन्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है. अल्कीन में कह रहे हैं सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कम से कम एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा. ये नहीं कह रहे हैं सब जगह पे डबल बॉन्ड होगा, एक जगह पे भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो अल्कीन की फैमिली में चला जाएगा. और फिर इसी को आप पलट दीजिए यहाँ पर, तो ये बनते हैं तीसरे नंबर पर जो है ये बनता है अल्काइन. और ऑब्वियसली आप अल्काइन को भी इसी तरह डिफ़ाइन करेंगे कि दे मस्ट बी हाइड्रोकार्बन and at least 1 triple bond is present between carbon.
तो इस तरह अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस ये 3 हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स हो गई ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ये इंट्रो दिया हमने, जो हमें वैसे भी थ्योरी के लिए पता होना चाहिए और पता होगा। मेरा नहीं ख्याल इसमें से एक भी बात ऐसी होगी जो वो बच्चे जो फर्स्ट सेकेंड ईयर पढ़ के बैठे हुए हैं उनके लिए कोई नई बात मैंने बताई हो। हमारी बात शुरू हो रही है अब इसमें से सबसे पहले वाली और सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन की टाइप जो अल्केन्स कहलाती है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंस ये है अल्केन्स की कि ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर वालों ने एक अजम्पशन ये बनाई है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं 40 करोड़, वो सब के सब या तो अल्केन हैं या अल्केन से डिराइव किए गए हैं। यानी हम हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर अल्केन के स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि हमने अल्केन को नाम देने का एक तरीका बनाया है। तमाम बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम उनके अल्केन के नामों से डिराइव किए जाएंगे। यानी फ़र्ज़ कीजिए कोई कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है और बहुत सारे और फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसमें 5 कार्बन हैं। तो 5 कार्बन वाले जो अल्केन का नाम होगा, हम उस अल्केन के नाम से उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम डिराइव कर सकते हैं। इसका मतलब अल्केन बेसिक ABC है IUPAC की। अगर इसका नॉमेनक्लेचर हमें बहुत अच्छी तरह आता है तो बाकी सारे नाम अल्केन के नाम से बनाए जाते हैं। इसलिए इस पे ज़रा ख़ास तवज्जो और इस पे हम थोड़ी सी ज़्यादा टाइम दे देंगे, लेकिन बाकियों में फिर हमारी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में हमने सबसे पहले बात ये की कि जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो अल्केन होगा जिसमें सिर्फ एक कार्बन है। अच्छा, अब ये याद रखना है कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसे हर हाल में 4 बॉन्ड बनाने हैं। कोवलेंट बॉन्ड को हम इस तरह लाइन लगाकर शो करते हैं। इसका मतलब है एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं और ये 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के सिंबल्स बना दिए लाइनें लगाकर मैंने। अब चूंकि अल्केन हाइड्रोकार्बन है और आपने ये शर्त लगा दी है कि सिवाय हाइड्रोजन के और कोई एलिमेंट नहीं होगा, और अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें एक कार्बन है, तो अब इस एक कार्बन के आसपास कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, इसलिए कार्बन के 4 बॉन्ड्स के लिए मुझे 4 हाइड्रोजन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये पहला और सबसे छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। ये स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने सारे बॉन्ड शो किए हुए हैं और ये फार्मूला हो गया CH4। अब ये देखते हुए कि जो ट्रिक्स हमने सीखी हैं उसके मुताबिक इसमें एक कार्बन है, तो इसका नाम होना चाहिए इस हिसाब से मीथ। और चूंकि ये एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसके नाम के आखिर में आना चाहिए ANE। तो ये नाम हो गया मीथेन। याद रहे टेक्निकली लफ्ज़ मीथेन में हाइड्रोजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई भी बच्चा मीथेन को ट्रांसलेट करे दोबारा स्ट्रक्चर में तो वो मीथ से मतलब लेगा एक कार्बन और एन से मतलब लेगा 4 सिंगल बॉन्ड। अब ये तो कहीं नहीं आ रहा कि वो 4 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं, इसलिए टेक्निकली लफ्ज़ मीथेन का मतलब है एक कार्बन एंड 4 सिंगल बॉन्ड। तो अब ये मीथेन कैसे बन गया, फिर हाइड्रोजन कहाँ से आ गए? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हमने ये अज्यूम किया है कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ हर जगह पर मौजूद है, तो जो वैलेंसी कार्बन की खाली होगी वहाँ समझ जाइए हाइड्रोजन है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और होगा तो हम बताएंगे, हाइड्रोजन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है। तो इसलिए जैसे ही आपने कहा मीथेन देयर आर 4 बॉन्ड, नो इन्फॉर्मेशन इज़ देयर, हम समझ गए कि इन चारों जगहों पर हमारे पास हाइड्रोजन है। इस तरह ये खुद ब खुद मीथेन बन गया। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो अब 2 कार्बन हैं और दोनों कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बना दिया। अब फैसला कीजिए हमें हर हाल में 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो इस कार्बन के साथ अब बाकी के 3 बॉन्ड बनेंगे, इसके साथ बाकी के 3 बॉन्ड बनेंगे। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लग गए और 3 हाइड्रोजन यहाँ लग गए। ये अब क्या टोटल बन गया C2H6। चूँकि ये 2 कार्बन है इसलिए हमने इसका नाम रखा ईथ, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इनका नाम रखा ANE, ये बन गया ईथेन। 2 कार्बन ईथेन। सेम इसी तरह अगर मैं 3 कार्बन्स की चेन बना दूं, और अब ये बात तय करने के लिए कि हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो जो कोने पर कार्बन होंगे वो 3-3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे, लेकिन ये जो कार्बन बीच में है आपको नज़र आ रहा है, इसके लेफ़्ट और राइट से 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो अब इसके सिर्फ 2 बॉन्ड रह गए। इस तरह ओवरऑल ये फार्मूला बना C3H8 और 3 कार्बन की वजह से इसका नाम है प्रॉप,
और आगे ANE लगा दें तो ये प्रोपेन हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं ये सिलसिला जारी रखते हुए 4 कार्बन्स की चेन बनाऊं, और जैसा कि शर्त है जब तक अल्केन है मैं सिवाय सिंगल बॉन्ड के और कोई बॉन्ड बनाने के बारे में नहीं सोच सकता। अब इन चारों कार्बन्स के साथ जो वैलेंसीज बच गई हैं उन सब के साथ हाइड्रोजन है। अब खुद थोड़ी थोड़ी सी आपको अकल आएगी कि जो कार्बन कॉर्नर पर हैं वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे और जो कार्बन बीच में हैं वो सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे। इस तरह टोटल ये 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन लग गए और ये नाम बन गया ब्यूटेन। इन 4 स्ट्रक्चर्स को देखकर आपके जहन में एक और भी बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा, और वो पैटर्न ये बनेगा कि आप ये नोटिस करेंगे कि अल्कीन के फॉर्मूले में जितने भी कार्बन्स होते हैं, अगर मैं उन कार्बन्स को डबल करके उसमें 2+ कर दूं तो हाइड्रोजन्स की तादाद आ जाती है। जैसे 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन को डबल कीजिए तो 8, 8 में 2 जमा कीजिए तो 10। इससे हमने ये बात निकाली कि तमाम अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। तो अब अगर आपके सामने सिर्फ फार्मूला लिखा हो तो भी आप ये पहचान सकते हैं कि ये अल्केन का फार्मूला होगा। और क्या पहचान होगी? उसमें जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन की तादाद उसके डबल में 2+ करके मिलेगी। जैसे C3H8 है, उसमें कार्बन 3 थे, 3 को डबल करें तो 6, 6 में 2+ करें तो 8। तो इस तरह बग़ैर कुछ और काम किए अगर मैं आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम 7 है, तो बताइए उस अगर वो अल्केन है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपने कहा अगर उसमें 7 कार्बन है तो हाइड्रोजन क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन जो है 7 का डबल कीजिए 14 और उसमें 2+ कीजिए तो ये बनेगा C7H16। ये 7 कार्बन वाले अल्केन का फॉर्मूला होगा जिसका नाम टेक्निकली होना चाहिए हेप्टेन। तो अब मैंने 4 के तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले सब बनाकर आपके सामने नाम लिखे हैं। अगर हम बाकियों के बारे में देखें तो कुछ ऐसी सूरत हाल बनेगी। सो हेयर वी हैव द रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स। अब आप सारी बातें नोट कर सकते हैं। ये सब के सब हाइड्रोकार्बन्स हैं विद द सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स। नंबर 5 वाला C5H12 हुआ पेंटेन, नंबर 6 वाला C6H14 हुआ हेक्सेन, नंबर 7 वाला C9H16 हुआ हेप्टेन और नंबर 8 वाला C8H18 हुआ ऑक्टेन। इन सब के मैंने स्ट्रक्चर्स भी बनाए ताकि आपको भी याद रहे, और फिर नॉनेन और डेकेन में से फॉर्मूले लिख के नाम लिखे हैं कि अगर अब आप चाहें तो ख़ुद से स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हैं। इन सारे स्ट्रक्चर्स में दूसरी ख़ास बात ये है कि आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं इन सब का फॉर्मूला CnH2n+2 बन रहा है। हर अल्केन में जितने कार्बन हैं अगर उनकी तादाद को डबल करके उसमें 2+ करें तो हाइड्रोजन की तादाद आ जाती है। अब ये फर्स्ट 10 बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए, क्योंकि मेरा सिलेबस 10 तक ही है। इसका मतलब है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम मेरे सिलेबस में आएंगे वो दरअसल इन्हीं 10 स्ट्रक्चर्स से डिराइव किए जाएंगे। तो ये बेसिक 10 नाम हैं जो अब मैं जिनमें तब्दीलियां कर करके मैं नए नए नाम बनाऊंगा। सो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चूँकि इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न क्या है, इफ़ आई रीराइट द स्ट्रक्चर नंबर 6 जो कि हेक्सेन है, अगर मैं वो दोबारा से आपके सामने बनाऊं तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट और बातें आपसे करूंगा। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कि बनाए जाएं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम फॉर्मूले नहीं लिखते बल्कि हम स्ट्रक्चर बनाने पे जोर देते हैं, तो इनको बनाने में टाइम बहुत लगता है। अभी मैंने हेक्सेन बनाया, टेक्स टू मच टाइम, जगह भी बन गिरता। तो अब स्ट्रक्चर बनाना भी ज़रूरी है और मुझे उसको बनाते वक्त जो टाइम लगता है उसे भी सेव करना चाहता हूं। तो हमने कुछ शॉर्टकट्स बनाए हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को कुछ ऐसे शॉर्टकट्स में लिख सकते हैं जिससे इन्फॉर्मेशन भी पूरी मिल रही हो और वक्त भी बच जाए। मिसाल के तौर पर जब आप ये स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये बात तय है कि कार्बन और कार्बन तो आपस में सिंगल, डबल, ट्रिपल सारे तरह के बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिवाय सिंगल बॉन्ड के और कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी लाइन लगाएं। तो ये जब ये पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कोने पे कार्बन है जो 3 तरफ से हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसके सारे हाइड्रोजन अगर मिला दें तो इसे यूं करके CH3 लिख सकते हैं।
अब एक कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसका मतलब है उस कार्बन ने उतने बॉन्ड बना लिए, क्योंकि वो हर हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है। तो अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसका मतलब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए। और बॉन्ड कितने बनाने थे इसको? 4। तो चौथा कहाँ गया? चौथा ये है जो कि अपने बराबर वाले कार्बन से मिला हुआ है, और बराबर वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 2। तो ये जो बराबर वाला है उसको हम ऐसे CH2 लिख सकते हैं। फिर इसके बराबर में क्या है? फिर CH2 है। फिर कौन है? फिर CH2 है। फिर कौन है? फिर CH2 है। और फिर एंड में आके दोबारा क्या आ गया? CH3। तो कंपैरेटिवली जो ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया था उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है जिसे हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। ये रिलेटिवली कम टाइम लेता है। बस इसमें आपको इतनी अच्छी आदत होनी चाहिए कि जितने हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगे हुए हैं उतने बॉन्ड उसके बन गए। तो अब जहाँ आपने ये देखा, ये बीच में जो है ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कार्बन की 2 वैलेंसियाँ हो गई। अब और कितनी बची? 2। तो बाकी दोनों कहाँ हैं? तो वो नज़र आ रही हैं लेफ़्ट और राइट पर, आपको एक एक बॉन्ड नज़र आ रहा है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं हर कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं। जितने हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं वो बॉन्ड होंगे, और बाकी जो रह गए वो हमें डैश की सूरत में नज़र आ रहे होंगे। तो ये हेक्सेन का शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये हो गई सारी बातें उन बेसिक 10 स्ट्रक्चर्स की जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स थे। इसलिए अभी सिर्फ हमने इनके नाम बनाए। बेसिकली तो ये नाम आप याद करेंगे ना, एक कार्बन वाले को मीथेन, 2 को ईथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन। लेकिन अब जो ट्रिक्स हैं वो तब आएंगी कि जब हमने आपसे ये कहा कि भाई ये कंपाउंड कैटिनेशन की खूबी के तहत कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सिर्फ स्ट्रेट चेन नहीं बनाता, बल्कि वो मुख्तलिफ शेप्स की चेन बनाता है जिसमें ब्रांच चेन्स भी होती हैं। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि अगर कार्बन के एटम स्ट्रेट के अलावा कोई और चेन बनाता है तो वो चेन कैसी होगी और उसका नाम कैसे दिया जाएगा। ये है अब हमारा इशू। तो यही ऊपर जो बना हुआ है आपके सामने हेक्सेन। अब मैं आपके सामने इस हेक्सेन का फॉर्मूला क्या था? C6H14। अब मैं आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो नंबर 11 हो गया। एक तरह से हमारा 10 हमने बेसिक बना दिए थे, तो ये नंबर 11 हो गया। इसमें मैं आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब ज़रा अगर आप गौर से देखें तो आपको एहसास बड़ा ज़बरदस्त ये होगा कि इस स्ट्रक्चर की पहली ख़ास बात ये होगी कि इसमें टोटल कार्बन है 6, गिन के देख लीजिए, और इसमें टोटल हाइड्रोजन है 14, गिन के देख लीजिए। इसका मतलब है इसका भी फॉर्मूला C6H14 बनता है बिल्कुल इस कंपाउंड की तरह। ये भी यही फॉर्मूला रखता है और ये भी यही फॉर्मूला रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूले के एतबार से ये दोनों कंपाउंड जो सिर्फ हेक्सेन के अलावा ये भी वही है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। इसमें तमाम 6 कार्बन एक चेन में है, इसमें 6 कार्बन एक चेन में नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें ज़रा चेन टेढ़ी मेढ़ी सी है। तो इसका नाम कुछ और होना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन कौन सा वाला कंपाउंड है। तो स्ट्रेट चेन को तो आपने हेक्सेन कह दिया। अब इसका ऐसा नाम रखिएगा जिससे ये पता चल सके कि इसमें कार्बन की चेन किस शक्ल की है। तो इसके लिए हमने ये फ़ैसला किया कि जब कार्बन एक ही लाइन में ना आ रहे हों और हमें ये नज़र आ रहा हो कि उनमें ब्रांचेस बनी हुई हैं या चेन जो है वो सब डिवाइड हो रही है, तो हम अपने कंपाउंड के 2 हिस्से करते हैं। हम ये कहते हैं कि ज़रा हिसाब लगाइए इसमें कार्बन के एटम्स ने कितनी चेन्स बनाई हुई हैं। और सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट चेन, यानी कार्बन एटम इसमें सबसे बड़ी चेन कौन सी बना रहा है। तो इसके लिए हमें इस स्ट्रक्चर में क्या नज़र आ रहा है, हम ये मालूम करने के लिए कि एक ही चेन में कितने कार्बन आ सकते हैं। याद रहे मैंने पेरेंट चेन कहा है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को, ये स्ट्रेट चेन को नहीं कहा है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन का मतलब है कि आप इस स्ट्रक्चर में किसी एक कोने के कार्बन पर पेंसिल रखिए और उसे और बाकी कार्बन्स को मिलाते जाइए इस तरह कि कोई कार्बन रिपीट नहीं होगा और आपकी पेंसिल उठेगी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस कार्बन पर रखूं और इसे ऐसे करके मिलाता जाऊं तो ये 5 कार्बन एक लाइन में आ रहे हैं। अलबत्ता ये जो छठा कार्बन है ये मेरी लाइन में नहीं आ पाया। अगर आपका दिल ये चाहे कि नहीं सर आप इसको भी लाइन में ले लें, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूँ आऊँगा तो अब मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मैं रिपीट नहीं कर सकता, मेरे ये तीनों कार्बन रह जाएंगे। तो एक कंटिन्यूस चेन के हिसाब से इस स्ट्रक्चर में मेरे पास सिवाय इसके और कोई चॉइस नहीं है कि ये पूरी एक चेन बने 5 कार्बन की
और ये साइड चेन बने। ये जो साइड चेन है इसको हम कहते हैं ब्रांच, इसको हम कहते हैं ब्रांच। इस तरह मैंने अपने कंपाउंड के दो हिस्से किए। इस कंपाउंड में कार्बन की दो जंजीरें हैं, एक बड़ी और एक छोटी। जो बड़ी जंजीर है वो पेरेंट चेन, छोटी जंजीर है वो साइड चेन। तो जो बड़ी जंजीर है उसको हम अल्केन कहेंगे और जो छोटी जंजीर है उसको हम अल्काइल कहेंगे। इस हिसाब से अगर आप देखें तो इस कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? इसकी बड़ी जंजीर में टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाले कंपाउंड, सो पेरेंट चेन इज पेंटेन, द साइड चेन इज द ब्रांच, शुड बी कॉल्ड अल्काइल। तो अगेन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि Al के कार्बन की तादाद के लिए है और Yl इसका सफिक्स है, यानी जिस चीज़ के नाम के आखिर में Yl होगा वो कोई ब्रांच होगी। चूँकि इस ब्रांच में एक कार्बन है इसलिए हम इसके लिए लिखेंगे मीथ और आखिर में लगाएंगे Yl, तो ये हो जाएगा मीथाइल। इस तरह ये कंपाउंड एक पेंटेन है 5 कार्बन वाला जिसके साथ मीथाइल की ब्रांच लगी हुई है। तो पेंटेन के 5 कार्बन, मीथाइल का एक, टोटल हो गए 6। तो ये 6 कंटिन्यूस कार्बन नहीं है, 2 टुकड़ों में है। 5 कार्बन एक तरफ, 1 कार्बन एक तरफ, मीथाइल पेंटेन। अब सिर्फ क्वेश्चन ये रह गया कि ये मीथाइल पेंटेन के किस कार्बन के साथ अटैच है। इसके लिए हमें पेंटेन के 5 कार्बन की पोजीशन देनी पड़ेगी। सो द थर्ड स्टेप इज़ द पोजीशन। तो अब इस पोजीशन के लिए हमारा टास्क होगा कि हम 5 कार्बन को नंबरिंग दें पेंटेन के। तो अब लेफ़्ट से दें या राइट से दें इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। गिनती हम हमेशा लेफ़्ट या राइट में से उस साइड से देंगे जो ब्रांच के रिलेटिवली करीब हो, ताकि ब्रांच को छोटा नंबर मिले। सो अब आप देख सकते हैं अगर मैं राइट से शुरू करता हूँ तो नंबर 4 कार्बन पर ब्रांच लगी हुई है, और अगर लेफ़्ट से शुरू करता हूँ तो नंबर 2 कार्बन पर ब्रांच लगी हुई है। सो मेरे लिए प्रेफरेंस ये वाली साइड होगी जिससे छोटी पोजीशन मिल रही है। तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा 2-methyl पेंटेन, विच आई होप एवरीबडी ऑफ यू शुड नो, क्योंकि ये तो एक रिवीजन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी बात एस्पेक्ट के साथ बताई है कि नाउ यू हैव अ कंपाउंड विच इज़ नॉट स्ट्रेट, तो यू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच इज़ कॉल्ड parent chain, then you select the side chains which is called branch। parent chain का नाम सबसे आखिर में, branch का नाम उससे पहले और फिर उसकी पोजीशन। तो 3 स्टेप्स हो गए। तो इसी को कंटिन्यू करें अगर, और इस सिमिलर तरीके से इसकी और प्रैक्टिस करते हुए, इफ़ आई कोट another structure of pretty much same स्टाइल, तो ये देखिए फिर आ गई बात। अगेन बहुत आसान है कि हम ये देखें कि व्हाट इज़ दी लॉन्गेस्ट चेन। मैं फिर कहूँगा लॉन्गेस्ट चेन शुड बी कंटिन्यूअस बट नॉट स्ट्रेट नेसेसरली। तो एक ऑप्शन ये है कि आप पेरेंट चेन इसी तरह स्ट्रेट ले लें 4 कार्बन की, और ये जो बच गया इसको आप ब्रांच कह दें। दिस इज़ वन ऑप्शन विच इज़ द बेस्ट वन ऑल्सो। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए हम इसे यूँ कह दें कि जब आपको पेरेंट चेन चूज़ करनी है तो वाई नॉट दिस। अब ये टेढ़ी लाइन है मगर कंटिन्यूस लाइन है, मुझे इसे बनाने में कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं करनी पड़ी, यानी पेंसिल नहीं उठानी पड़ी, ना ही किसी को रिपीट करना पड़ा। सो ये भी 4 कार्बन है, इस सूरत में ये ब्रांच हो जाएगी। इन दोनों तरीक़ों से जो नाम बनेगा वो सेम बनेगा। सो इट डज़न्ट मैटर, आप अपनी पेरेंट चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन लीजिए, फिर अगर उसकी शक्ल स्ट्रेट है या टेढ़ी मेढ़ी है मगर है कंटिन्यूस तो वो एक ही जैसा नाम देगी। सो नाउ मैं अब इसे इस स्टाइल से दे दूँ तो हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन द लॉन्गेस्ट चेन? इट्स 4। तो इसका पेरेंट नेम होगा ब्यूटेन। एंड हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन द ब्रांच? इट्स ओनली 1 अगेन, तो ये फिर से होगा मीथाइल। अब इसका नाम हुआ मीथाइल ब्यूटेन। नाउ टू विच कार्बन दिस मिथाइल इज़ अटैच? अगेन अब आपकी जो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें अगर आप गिनती इस कोने से शुरू करते हैं तो आपको नज़र आ रहा है 2nd कार्बन पर आपको मिथाइल मिलेगा। अगर आपने इस कोने से शुरू की तो आपको 3rd कार्बन पर मिथाइल मिलेगा। सो ऑब्वियसली आई शुड गो फॉर दी 2nd वन, तो ये नाम बनेगा 2-methyl ब्यूटेन। Let's have another structure of the same nature कह लीजिए, with a little change। अब की दफ़ा वो little change ये है कि if you go through this structure
द नंबर ऑफ पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन जो आप चूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इसे पेरेंट चेन लें एंड देर आर 6 कार्बन विच आर कमिंग स्ट्रेट इन अ चेन एंड दिस शुड बी द ब्रांच। ये 2 कार्बन वाली ब्रांच हो गई पहली दफ़ा। दिस इज़ फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप इसे पेरेंट चेन लें, ये भी कंटिन्यूस है, लाइन डिसकंटिन्यू नहीं हो रही, हाँ टेढ़ी हो रही है, तो इसमें भी 6 कार्बन है, ये ब्रांच है, ये दोनों इक्वल है। आप दोनों में से जो भी लेंगे एक ही जैसा नाम आएगा। किसी बच्चे के दिमाग में आ सकती है बात एक और वो है ये हो सकती है हमारी पेरेंट चेन और ये ब्रांच। इसे मैं इसलिए रिजेक्ट करूँगा क्योंकि इस दफ़ा पेरेंट चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं और मैंने कहा लॉन्गेस्ट लेना है। जब मेरे पास 6 कार्बन का ऑप्शन मौजूद है तो फिर मैं 5 कार्बन पर हरगिज़ नहीं जाऊंगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब आपके पास पहले दोनों में से जो चाहे ले लें, कि आप ये स्ट्रेट चेन वाली पेरेंट चेन लें या टेढ़ी चेन वाली पेरेंट चेन लें, ये आपके हक़ में है, दोनों से एक ही नाम बनेगा। सो इफ़ आई गो फॉर दिस टाइम स्ट्रेट चेन एंड दिस इज़ अ ब्रांच, तो टोटल कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 6, तो ये हो गया हेक्सेन। और अब की दफ़ा जो ब्रांच है इसमें 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम होगा ईथाइल। 2 कार्बन ईथ होता है तो ये ईथाइल। तो अब मेरे कंपाउंड के 2 हिस्से हैं, टोटल कार्बन 8 हैं, 6 कार्बन की पेरेंट चेन, 2 कार्बन की ब्रांच, इथाइल हेक्सेन। अब इथाइल किस कार्बन से है? पहली दफ़ा हमें नज़र आ रहा है खुद ही कि अगर हम गिनती राइट साइड से शुरू करें तो ब्रांच हमें रिलेटिवली ज़्यादा करीब पड़ेगी और अब की दफ़ा उसकी पोजीशन बनेगी 3। सो दिस बिकम्स 3 इथाइल हेक्सेन। ये बहुत ही बेसिक से हमने आपको स्ट्रक्चर्स करवाए 3, जो मेन एसेट है कि किस तरह हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, ब्रांचेस आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी पोजीशंस देते हैं। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती जाएंगी और कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि येस वी मे हैव मोर देन 1 ब्रांचेस इन अ सेम कंपाउंड। अभी तक आपने जो 2 ब्रांचेस देखी उसमें एक कार्बन वाली ब्रांच थी जो CH3 थी और उसको हमने मीथाइल कहा है। अगर ब्रांच में 2 कार्बन हो जैसे कि अभी थे तो इसका नाम इथाइल हो गया। तो अगर कभी ब्रांच में 3 कार्बन होंगे तो उसका नाम प्रोपाइल हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से ब्यूटाइल, पेंटाइल, वॉटेवर। अच्छा, अब जो काम हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, उसमें क्या ख़ास बात आ रही है कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें आपको एक से ज़्यादा ब्रांचेस मिलेंगी। नाउ दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। तो अब सबसे पहले मेरा काम है कि आई शुड गो फॉर द लॉन्गेस्ट चेन। तो जो सोच समझ के काम करें तो जो पॉसिबिलिटी नंबर 1 है वो ये है कि दिस शुड बी माई लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें टोटल 6 कार्बन आ रहे हैं। अब आप इसे ये वाले 6 भी ले सकते हैं और ऐसा करने पर 2 कार्बन ब्रांच में नहीं आ रहे हैं, ये भी छोटी ब्रांच बन रही है, जो ये भी छोटी चेन बन रही है, ये भी छोटी चेन बन रही है। सो टोटल 8 में 6 कार्बन की कंटिन्यूस पेरेंट चेन है और 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं। आप इसमें येस यू मे हैव सेकेंड ऑप्शन और आप इसे पेरेंट चेन ले सकते हैं, उस सूरत में ये भी ब्रांच होगी और ये भी ब्रांच होगी, दोनों में एक जैसा नाम आएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी सहूलत है, बस आपको लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन लेनी है। सो हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन द पेरेंट चेन? इट्स 6, तो ये है हेक्सेन एंड देर आर 2 सेपरेट ब्रांचेस, CH3 दोनों में एक कार्बन है, तो ये मीथाइल है और चूंकि 2 मरतबा है इसलिए मीथाइल से पहले डाई लगेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही कंपाउंड में एक ही जैसी ब्रांचेस एक से ज़्यादा आ जाएं तो उनकी तादाद के लिए नंबर ऑफ़ सेम ब्रांचेस, अगर कोई ब्रांच 2 दफ़ा है तो उसके नाम से पहले डाई लगता है, 3 दफ़ा है तो ट्राई लगता है, 4 दफ़ा है तो टेट्रा लगता है, 5 दफ़ा है तो पेंटा लगता है, 6 मरतबा है तो हेक्सा लगता है, एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से ये डाई मिथाइल हो गया बिकॉज देयर आर 2 मिथाइल्स। और अब पोजीशनिंग है तो उसके लिए तरीका ये है कि ऐसी गिनती गिनी है जिससे रिलेटिवली छोटे नंबर मिले। इत्तेफाक से इस कंपाउंड में अच्छी बात ये हो गई कि अगर मैं लेफ़्ट साइड से गिनती गिनूँ उन 6 कार्बन्स की जो पेरेंट चेन में है तो एक ब्रांच 2 पर आती है, एक ब्रांच 5 पर, और अगर मैं फ़र्ज़ कर लें राइट से गिनूँ तो भी यही सिचुएशन है कि एक ब्रांच 2 पर आती है और एक 5, का मतलब है दोनों साइड से ब्रांचेस एक ही पोजीशन पर आती हैं, इसलिए आप दोनों में से जिससे भी गिनती गिन लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम वही बनेगा और वो क्या है 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब अगर मैं इसी अंदाज का एक और स्ट्रक्चर बनाऊं, दिस इज़ अगेन जस्ट फॉर द sake of practice।
तो अब आप अगर देखें, खुद भी ट्राई करके देख लीजिएगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स विच कैन बी इन अ सिंगल चेन वो 5 बनते हैं, और इसका मतलब है देयर आर 3 डिफरेंट मिथाइल एज ए ब्रांच। तो अब मैं इसका नाम रखते वक्त कहूँगा कि ये एक पेंटेन है, क्योंकि इसकी पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, और चूँकि इसमें 3 अलग अलग CH3 एक कार्बन वाली चेन है, इसलिए ये है ट्राई मिथाइल। अब गिनती किस तरह होगी, इधर से गिनती गिनता हूँ तो मुझे पहली ब्रांच सेकंड पर मिलती है, और फिर 4 पर 2 ब्रांचेस मिलती हैं, और यहाँ से गिनता हूँ तो 2 पर 2 ब्रांचेस मिलती हैं, और एक ब्रांच 4 पर मिलती है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं राइट साइड से गिनूँ, ताकि मुझे सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचेस मिल जाएं। तो इसका नाम बन जाएगा 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो टोटल 3 ब्रांचेस हैं, 2 सेकंड कार्बन पर हैं और एक 4th कार्बन पर है। तो 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन कैन हैव दिस वन एज वेल। तो लंबा चौड़ा कर दिया। तो अब अगर आप इसमें पेरेंट चेन चूज़ करते हैं तो ज़रा आसानी रहेगी, स्ट्रेट वाली ही है, और इसमें टोटल 8 कार्बन आ रहे हैं, जबकि ये दोनों कार्बन की चेन अलग है, ये दोनों कार्बन की चेन अलग है। तो अगर 8 कार्बन पेरेंट चेन में आ रहे हैं तो दिस शुड बी ऑक्टेन, और चूँकि 2-2 कार्बन की 2 ब्रांचेस हमें अलग मिल रही हैं तो ये डाई इथाइल हो गया। और अब नंबरिंग नज़र आ रहा है कि इस साइड से ज़्यादा अच्छी रहेगी, एक 3 पर है और एक 5 पर। तो ये टोटल नाम बन गया 3,5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। इस तरह अब आपने ऐसे कंपाउंड भी देख लिए जिसमें एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, और अलबत्ता अभी तक जो ब्रांचेस मैंने जब एक से ज़्यादा रखी तो वो एक ही टाइप की रखी, यानी सारे मिथाइल या सारे इथाइल। ये भी हो सकता है कि आपके कंपाउंड में ब्रांचेस हों, एक से ज़्यादा हों, और वो अलग अलग टाइप्स की हों। मसलन दिस प्रोबेबली बी एन एग्जाम्पल। अब आपकी पेरेंट चेन आपकी आसानी के लिए बिल्कुल सीधी वाली है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना दें, दोनों सूरतों में एक ही जैसी बात बनेगी, ये आपकी मर्ज़ी होगी। ठीक है, मैंने इसको पेरेंट चेन ले लिया, इसमें टोटल कार्बन है 7। जो ब्रांच में नहीं, जो पेरेंट चेन में नहीं आ सके वो ये टुकड़ा है और वो ये टुकड़ा है। एक में 1 कार्बन, एक में 2 कार्बन, एक मिथाइल बनेगी, एक इथाइल बनेगी। तो अब हमारे लिए 2 कुछ इश्यूज़ हैं। पेरेंट चेन में तो आपने जैसे कहा वैसा ही है, 7 कार्बन है, हेप्टेन कह दिया, एक ब्रांच इथाइल है, एक मिथाइल है। 2 क्वेश्चन ये लिखें किसको पहले और गिनती किसकी साइड से शुरू करें। तो हमने कहा गिनती का जहाँ तक हिसाब है तो ये नहीं देखते कि मिथाइल है या इथाइल है, बस ओवरऑल देखते हैं जिस कोने से कोई भी ब्रांच ज़्यादा करीब है उसकी फेवर करें। तो राइट साइड पर पहली ब्रांच 3rd कार्बन पर है और लेफ़्ट साइड से पहली ब्रांच 2nd कार्बन पर है, इसलिए आप इसको प्रेफर करेंगे जहाँ से ब्रांच ज़्यादा करीब पड़ती है। पहली बात, अलबत्ता पहले मिथाइल को लिखें या इथाइल को तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। इथाइल ई से शुरू होता है, उसे पहले लिखेंगे, मिथाइल एम से शुरू होता है, उसे बाद में लिखेंगे। सो नाम बन जाएगा 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। और इसमें एक स्पेशल बात ये आ जाती है फ़ौरन हर एक के जहन में कि अगर फ़र्ज़ कर लें हम ऐसा स्ट्रक्चर बना दें जिसमें मिथाइल और इथाइल दोनों की पोजीशन दोनों डिफरेंट कॉर्नर से सेम आ रही हो, फिर क्या करें। अब आप देखिए इस कंपाउंड की पेरेंट चेन जो है उसमें 6 कार्बन है और उसका नाम बनता है हेक्सेन। अब उसमें 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच इथाइल है, एक मिथाइल है, और अगर लेफ़्ट से गिनते हैं तो मिथाइल 3rd पर है, राइट से गिनते हैं तो इथाइल 3rd पर है। अब क्या करें, तो जब दोनों तरफ से ब्रांचेस एक जैसी पोजीशन पर हों तब हम ये कहते हैं कि छोटी ब्रांच को फेवर करें। यानी अगर मिथाइल और इथाइल दोनों की दोनों एक ही पोजीशन पर आ रही हों तो फिर हमारी प्रेफरेंस होगी कि उस ब्रांच को देखेंगे जिसमें कम कार्बन हो, यानी मिथाइल को प्रेफर करेंगे। अलबत्ता लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही रहेगा,
तो ये नाम बनेगा 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ये मैंने एक स्पेशल सिचुएशन यहाँ डिस्क्राइब की। इसी तरह अब यहाँ कुछ और स्पेशल चीज़ें ये बतानी हैं कि हम बाज़ औक़ात स्ट्रक्चर्स को कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, तो उस सूरत में नाम देते वक्त हमें मुनासिब है कि पहले स्ट्रक्चर को ओपन एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें ताकि हमें हर ब्रांच और पेरेंट चेन क्लियरली नज़र आए। मिसाल के तौर पर हम स्ट्रक्चर्स को ऐसे लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप कोने पर एक कार्बन के साथ CH3 थ्राइस लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि इस कार्बन के 3 तरफ CH3 है, ऊपर, साइड पर और नीचे। तो इस बड़ी सी चीज़ को हमने शॉर्ट फॉर्म में CH3 टेकन थ्राइस C लिख दिया। देन नेक्स्ट इज CH2 विच इज़ नॉर्मल। उसके बाद C के साथ 2 CH3 लिखे हैं। CH3 हमें पहचान है, तो ब्रांच है, तो एक ऊपर चली जाएगी, एक नीचे चली जाएगी। फिर मैंने CH लिखा है और एक CH3 है, आपकी मर्ज़ी है इसे नीचे बनाएं या ऊपर बनाएं, ये आ गया। और फिर दोबारा कोना आया जिसमें CH3 टेकन थ्राइस है, तो इसका मतलब है एक ऊपर, एक नीचे, एक साइड पर। अब इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसकी पेरेंट चेन स्ट्रेट वाली बनती है जिसमें टोटल 7 कार्बन है। इसका नाम हेप्टेन होना चाहिए। बहुत सारी ब्रांचेस बन रही हैं। CH3 बहुत सारी जगहों पर आपको नज़र आ रहा है अलग अलग। तो ये टोटल 6 जगहों पर, बल्कि 7 जगहों पर CH3 है। इसका मतलब है जब आप इसका नाम देंगे तो आप क्या नाम देंगे? आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि गिनती कहाँ से शुरू करें। तो जिस जगह से ज़्यादा ब्रांचेस रिलेटिवली करीब हैं, अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं लेफ़्ट साइड से, तो सेकंड कार्बन पर आपको 2 ब्रांचेस मिलती हैं और थर्ड पर कोई भी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप शुरू करते हैं गिनती राइट साइड से, तो सेकंड पर 2 ब्रांचेस और थर्ड पर भी 1 ब्रांच मिलती है, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है। तो अब देखिए क्या गिनती बन रही है। अब गिनती बन रही है 2 2 3 4 4 6 6। 7 के लिए हेप्टा मिथाइल और टोटल कार्बन 7 है तो हेप्टेन। 2 2 3 4 4 6 6 हेप्टा मिथाइल हेप्टेन, ये हो गया नाम अगर ब्रैकेट्स में इस तरह से लिखा जाए। इसी तरह हम एक स्टाइल ये भी रखते हैं कि चेन्स को कंडेंस करते हैं। इस तरह भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो कार्बन है बीच में, आप सबसे पहले इसको यहाँ बनाइए। इसके ऊपर CH3 है, उससे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं। अब उसके नीचे C3H7 है, इसका मतलब है 3 कार्बन की चेन। तो आप इसे एक्सटेंड करेंगे किस तरह कि आप 3 कार्बन की चेन बनाएंगे। आपको हमेशा याद रखना है जहाँ चेन ख़त्म होती है वो CH3 होता है। तो आप 3 कार्बन की चेन कैसे बनाएंगे? CH2 CH2 और तीसरा कार्बन CH3। तो अब मिला के देखिए ये 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन बन रहे हैं। तो इसका मतलब है C3H7 असल में ऐसे बनाया जाएगा। ठीक हो गई बात? तो फिर C2H5 कैसे बनेगा? 2 कार्बन, पहले CH2 आखिर में CH3, ये दोनों मिला दें C2H5 बनता है। फिर C4H9 क्या होगा? 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2 और जो चौथा होगा वो CH3 होगा। तो ये C4H9 हो गया। तो असल में ये स्ट्रक्चर था जिसे हमने शॉर्ट करके इस तरह बना दिया। अब आप देखें इसमें आप अपनी पेरेंट चेन कैसे पिक करेंगे। किसी बच्चे ने कहा सर ऐसे कर देते हैं, आप इतनी स्ट्रेट लाइन बनाए जा रहे हैं। इसमें टोटल 7 कार्बन्स आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ वन ऑप्शन। लेकिन अगर थोड़ी समझदारी से बात करें तो हमारे पास एक ऑप्शन ये नज़र आ रहा है और इसमें टोटल 8 कार्बन आ रहे हैं, तो फिर मैं इसे प्रेफर करूँगा। दिस इज़ माई लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। फिर ये ब्रांच है और ये ब्रांच है। इस हिसाब से नाम बनाने के लिए आप गिनती देखें तो अगर मैं गिनती इस कोने से शुरू करता हूँ तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे दोनों ब्रांचेस को 4th पोजीशन मिलेगी। दूसरी साइड से गिनूँगा तो 5th मिलेगी। तो अब मेरा कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा पहले इथाइल, 4 इथाइल, 4 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक हो गई बात? तो ये बना 4 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन।
अच्छा, अब ये एक और स्टाइल हो गया, एक ब्रैकेट में और एक ये कंडेंस करके हम लिखते हैं। तो इसी से अब आखिरी एक दो एग्जाम्पल करके अपनी बात ख़त्म करते हैं। इससे मिलती जुलती कुछ और भी एग्जाम्पल करें। फ़र्ज़ कर लीजिए स्ट्रक्चर हमें ऐसे मिले, इसका मतलब है जो कुछ मैंने ब्रैकेट में बनाया है उसे आप 2 दफ़ा बना दीजिए। तो अब 2 दफ़ा कैसे बनाइए, इसे 2 दफ़ा लिखिए। अब 2 दफ़ा लिखने का तरीका ये है कि एक दफ़ा तो आप ऐसे ही लिख दीजिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, और ये जो CH2 है यहाँ से बॉन्डिंग खत्म है। दूसरी दफ़ा फिर इसी तरह लिख दीजिए इस जानिब से, सेम यही स्ट्रक्चर रिवर्स कर ऑर्डर में। और अब की दफ़ा इसका जो CH2 होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। तो ये CH2 ये CH2 से मिल गया। तो अगर अब आप गौर करें तो मैंने ये वाला पूरा हिस्सा और ये वाला पूरा, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हैं, इन्हें मिलाकर ट्वाइस कर दिया था। तो अब आपने इसे एक तरह से ओपन करके बना दिया है। तो अब आप बताइए कि इसका क्या नाम बनेगा। तो बड़ा आसान नाम बनेगा। ये है पेरेंट चेन, 6 कार्बन की है, इसका नाम होगा हेक्सेन। इसमें 2 ब्रांचेस नज़र आ रही हैं मिथाइल की, और इत्तेफाक से गिनती किसी भी कोने से शुरू करें, इसकी पोजीशन दोनों साइड से एक जैसी है। तो ये बनता है 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो ये मैंने कोई 21 स्ट्रक्चर्स में हर टाइप को कवर करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली उसके अलावा तो प्रैक्टिस की बात है, लेकिन MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस किस्म का इम्प्रेशन हमारे पास है कि हाँ जो चीज़ हमारे आगे काम आने वाली है, वेल दीज एग्जाम्पल्स आर वेल इनफ टू रिवाइज। फिर वही बात है कि हम अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं ताकि हमारी और अच्छी, क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे बहुत काम आएगा। तो हम अपने थ्योरी के ज़माने में जितनी चीज़ें की थी उनकी बहुत सारे हमने सवालात स्ट्रक्चर्स बनाए थे, प्रैक्टिस किए थे, असाइनमेंट दिए थे, उसे रिवाइज़ कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। मगर ये वो स्टफ़ है जिससे हर तरह का रूल रिवाइज़ हो जाएगा। मैंने इसमें इसलिए कटौती नहीं की, इसकी हर बात बताई है कि अल्केन इज़ द बेसिक। हाँ, अब इससे बाद वाले स्ट्रक्चर्स को मैं थोड़ा ब्रीफ अंदाज से बताऊंगा, लेकिन इस पहले लेक्चर में मैंने अल्केन्स को पूरी तफसील से आपके सामने रखा है ताकि बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड अब अगले लेक्चर्स में हम बाकी कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को रिव्यू करेंगे, लेकिन अब वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। थैंक यू।